गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे आइडियल सॉल्यूशन, और आज के लेक्चर में आज के टॉपिक का डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन हम किसे कहेंगे? वह विलयन जो सभी ताप व सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। अब अनादर्श विलयन की भी क्या आएंगी अपने पास? कुछ विशेषताएं आएंगी। विशेषताओं में जैसे पहला आ जाएगा, पहला पॉइंट हमने उसमें लिखा था कि पी ए इक्वस टू क्या होना चाहिए? पी नोड ए अक्स ए होना चाहिए, एंड पी बी इक्वस टू क्या होना चाहिए? पी नोड बी अक्स बी होना चाहिए। तो अनादर्श विलयन की क्या हो जाएगी कि अपना जो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो उस घटक के शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब तथा उसके मोल अंश के गुणनफल के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। तो अनादर्श विलयन क्या हो जाएगा कि विलयन का वाष्प दाब जो है वो उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा मोल अंश के गुणनफल के इक्वल नहीं होता है, तब वो क्या है? अनादर्श विलयन है। सेकंड पॉइंट अपना क्या था? डेल एच एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होना चाहिए था? जीरो होना चाहिए था। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जीरो नहीं होना चाहिए, डेल एच नॉट इक्वल टू जीरो। या तो वो एनर्जी का क्या करेगा? अवशोषण करेगा, या क्या करेगा? रिलीज करेगा। थर्ड पॉइंट अपना क्या है? डेल वी इक्वल टू जीरो, यानी कि आयतन में या तो परिवर्तन जीरो नहीं होगा, यानी कि या तो बढ़ सकता है या फिर क्या हो सकता है? घट सकता है। चौथे पॉइंट में हमने लिखा था कि ए के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ और बी के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल होनी चाहिए। किसके? ए बी के बॉन्ड स्ट्रेंथ के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा। तो ये वाले क्या हो जाएंगे? सारे के सारे अनादर्श विलयन हो जाएंगे। तो अपने आदर्श विलयन के अंदर क्या था? इक्वल था, ये भी इक्वल था, ये भी इक्वल था, और ये भी क्या था? इक्वल था। अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? अनादर्श। तो हम सीधा सीधा ये कहेंगे जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो तो आदर्श विलयन है, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा वो अनादर्श विलयन होगा। तो ये तो अपने पास आ गए अनादर्श विलयन। अब नेक्स्ट अपने पास आते हैं अनादर्श विलयन के अंदर भी दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव अनादर्श विलयन, यानी कि धनात्मक आदर्श विलयन, और एक होता है ऋणात्मक आदर्श विलयन। तो नेक्स्ट अपना जो है वो है आदर्श विलयन अनादर्श विलयन दो प्रकार का होगा, धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन। तो नेक्स्ट है अपना आदर्श विलयन दो प्रकार का होगा, धनात्मक अनादर्श विलयन, और नेक्स्ट है अपना ऋणात्मक अनादर्श विलयन। तो धनात्मक आदर्श विलयन और ऋणात्मक आदर्श विलयन में अपना पॉइंट नंबर एक जो है, धनात्मक का मतलब ज़्यादा रहेगा और ऋणात्मक का मतलब क्या रहेगा? कम रहेगा। तो पॉइंट नंबर एक क्या था अपना? पी ए इक्वस टू या नॉट इक्वस टू पी नॉट ए अक्स ए, एंड पी बी इक्वस टू पी नॉट बी एंड अक्स बी, नॉट इक्वस टू पी नॉट बी अक्स बी। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला कौन सा होगा कि विलयन का वाष्प दाब, या फिर हम ये कहें कि घटक ए का वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा उसके मोलंश के गुणनफल से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तब हम उसको क्या कहेंगे? धनात्मक अनादर्श विलयन कहेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड में क्या आ जाएगा? एंथैल्पी में परिवर्तन जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि डेल एच की वैल्यू जीरो से ज़्यादा होगी, इसका मतलब जीरो से ज़्यादा आएगी, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव है। और पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं? उष्मा शोषी, यानी कि जब विलय और विलायक को आपस में मिक्स करेंगे तब वो जो प्रोसेस आएगी वो कैसी आएगी? उष्मा शोषी प्रोसेस आएगी। नेक्स्ट वाला तीसरा पॉइंट जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे कि आयतन में परिवर्तन है, यानी डेल वी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आएगी। किससे? जीरो से। कहने का मतलब आयतन में परिवर्तन क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी कि पॉजिटिव में होगा। नेक्स्ट जो अपने यहाँ है वो ये है कि चौथा पॉइंट में ए के बीच में और बी के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो ए बी से क्या होगी?
ज़्यादा होगी तब तो वो क्या कहलाएगा, धनात्मक अनादर्श विलयन कहलाएगा। अब धनात्मक अनादर्श विलयन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो सेम टू सेम वही ग्राफ बनाना है आपको। ये अपना ग्राफ बन गया, वाष्प दाब वाई एक्सिस पे, अक्ष एक्सिस पे क्या लेंगे, मोल अंश लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे अक्ष ए इक्वस टू 0 और इधर चलेंगे तो अक्ष ए इक्वस टू अधिकतम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। यहाँ पर लिखें अक्ष बी इक्वस टू 0 तो अक्ष बी इक्वस टू इधर आएंगे तो अधिकतम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। यहाँ से हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ आएगी पी नोट ए की, यहाँ से स्ट्रेट लाइन इधर आएगी पी नोट बी की, पी नोट बी, इन दोनों को आपस में मैच करेंगे। यहाँ से तो इसको कहेंगे पी टोटल इक्वस टू पी ए प्लस पी बी। अब धनात्मक अनादर्श विलयन हम किसको कहेंगे, इन सबसे वैल्यू उसकी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो धनात्मक अनादर्श विलयन की डॉट डॉट लाइन से ऐसे दिखाएंगे कि ज़्यादा है, पी नोट ए भी थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा, इससे ए भी इससे क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो ऊपर से अगर डॉटेड लाइन आएगी तब हम उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि धनात्मक अनादर्श विलयन। ऋणात्मक अनादर्श विलयन की अगर हम बात करें तो ऋणात्मक अनादर्श विलयन में पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे हम, पी ए लेस देन पी नॉट ए अक्स ए, या फिर हम ये कहेंगे पी बी लेस देन पी नॉट बी अक्स बी। अगर अपने पास कम रहता है अपने शुद्ध किसी घटक का वाष्प दाब जो है वो उस घटक के शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब तथा उसके मोलंस के गुणनफल से क्या रहता है, कम रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक अनादर्श विलयन। सेकंड पॉइंट अपने पास क्या आ जाएगा, डेल एच लेस देन 0। डेल एच लेस देन 0 का इसका मतलब डेल एच की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में, और नेगेटिव में आएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी कह देंगे। क्या कह देंगे, ऊष्माक्षेपी कह देंगे। थर्ड पॉइंट अपना जो आएगा वो क्या आएगा, डेल वी लेस देन 0, यानी कि आयतन में क्या आएगी, कमी आएगी। यहाँ पर आयतन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और यहाँ पर आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट के अंदर अपने पास क्या आ जाएगा, ए की बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बी बी की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, किससे, ए बी के बीच में बनने वाले नए बॉन्ड से कम रहेगी बॉन्ड स्ट्रेंथ, तब उसको हम क्या कर देंगे, ऋणात्मक अनादर्श विलयन। अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से, जैसे पहला ग्राफ बना था सेम टू सेम वैसा ग्राफ बनाना है। वाई एक्सिस पे क्या लेना है, वाष्प दाब ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, मोल अंश ले रहे हैं। तो दोनों को हमने ले लिया, यहाँ से हमने ले लिया अक्स ए इक्वस टू 0, तो आगे चलेंगे तो अक्स इक्वस टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स बी इक्वस टू 0 लिया है तो इस साइड में एक्स बी इक्वस टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा अधिकतम। यहाँ से रो इसकी आ जाएगी पी नोट ए की, और यहाँ से रो किसकी आ जाएगी, पी नोट बी की, और इन दोनों को आपस में मैच कर देंगे तब अपने पास क्या बनेगा, पी एस इक्वस टू पी ए प्लस पी बी। और अपना नेगेटिव यानी कि सारी की सारी वैल्यू किस में आ रही है, ऋणात्मक आ रही है। यहाँ पर भी नेगेटिव, आयतन में भी कमी हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ में भी अपने पास। तो सभी की सभी डॉटेड लाइन है वो कहाँ रखनी है, अपने को नीचे से रखनी है। कहाँ से रखनी है, नीचे से रखनी है। ऐसा ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा, अनादर्श विलयन के लिए ग्राफ बनेगा। और ऊपर से जब आती है तब हम उसको क्या कहते हैं, अपने पास धनात्मक अनादर्श विलयन का ग्राफ बन रहा है। तो ये तो अपना धनात्मक अनादर्श विलयन, ये अपना ऋणात्मक अनादर्श विलयन। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, धनात्मक अनादर्श विलयन का मतलब क्या है कि किसी घटक का वाष्प दाब जो होगा उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब तथा उसके मोल अंश के गुणनफल से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तब वो क्या कहलाएगा, धनात्मक अनादर्श विलयन। एंथैल्पी परिवर्तन पॉजिटिव होगा यानी कि ऊष्माशोषी होगा, तब वो क्या होगा, अनादर्श विलयन। आयतन में परिवर्तन ज़्यादा होने वाला है यानी कि 0 से ज़्यादा रहने वाला है अपने पास। आयतन में कहने वाला परिवर्तन एक तो बिल्कुल भी ना हो तब तो वो आदर्श विलयन है, और परिवर्तन हो या तो घटे या बटे तब वो क्या है, अनादर्श विलयन है। लेकिन अगर अपने पास आयतन में परिवर्तन होकर बढ़ रहा है तब वो क्या है, धनात्मक आदर्श विलयन है, अनादर्श विलयन है। ए और बी की बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ए बी से क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट अपने पास इसका हमने क्या बनाया, ग्राफ बनाया है। और ग्राफ में हमेशा जो डॉटेड लाइन है वो कहाँ से लेनी है, ऊपर से लेनी है, यानी कि पॉजिटिव में लेनी है, तब धनात्मक अनादर्श विलयन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ऋणात्मक अनादर्श की विलयन बात करें तो किसी घटक का वाष्प दाब जो है उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब तथा उसके मोल अंश के गुणनफल से क्या रहेगा, कम रहेगा। इसमें क्या रहेगा, ज़्यादा, इसमें क्या रहेगा, कम। डेल एच की वैल्यू है वो 0 से क्या रहेगी, कम रहेगी, यानी कि ऊष्माशोषी प्रक्रम, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो जाएगा। यहाँ पर डेल वी की वैल्यू 0 से क्या रहेगी, कम रहेगी, यानी आयतन में क्या आएगी, कमी आएगी। ए बी बी के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो ए बी नए जो बॉन्ड बनने वाले हैं उनसे क्या रहेगी, कम रहेगी। और इसकी जो डॉटेड लाइन ग्राफ में है वो कहाँ से आएगी, इसके नीचे से आएगी।
तो ये अपना कौन सा हो जाएगा, धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन। अब इनके आते हैं एग्जाम्पल जो अपने को कैसे याद रखने हैं। आदर्श विलयन के एग्जाम्पल याद रखने का सबसे सिंपल तरीका था, सेम को सेम में क्या कर रहे थे, मिक्स कर रहे थे। इसमें अपने को क्या करना है, कैसे याद रखना है। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं ऋणात्मक अनादर्श विलयन पे। ऋणात्मक अनादर्श विलयन को याद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, किसी भी एसिड के साथ में अपने पास क्या मिक्स कर दें हम, H2O मिक्स कर दें। एग्जाम्पल में एसिड के साथ क्या मिक्स कर दें, H2O मिक्स कर दें किसी भी एसिड के साथ, तो ऋणात्मक अनादर्श विलयन बनता है। जैसे HCl प्लस H2O, H2SO4 प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O। तो इन सब के साथ लेंगे तब अपने पास कौन सा बनेगा, ऋणात्मक अनादर्श विलयन बनेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है, वेरी मोस्ट लगाकर CHCl3 प्लस एसीटोन, CHCl3 प्लस एसीटोन। नेक्स्ट अपने पास एसीटोन प्लस एनिलीन। नेक्स्ट अपने पास क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। तो ये तो अपने पास किसके एग्जाम्पल हैं, ऋणात्मक अनादर्श विलयन के हैं। किसके हैं, ऋणात्मक अनादर्श विलयन के। ये तो अपने पास सीधा सीधा याद रह गया। एसिड के साथ में H2 आ जाए किसी भी एसिड के साथ तो ऋणात्मक अनादर्श विलयन होगा। नेक्स्ट अपने पास क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, इसको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो विलयन है वो हमेशा क्या बनाता है, ऋणात्मक अनादर्श विलयन बनाता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या मिलेगी अपने को, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका कारण रहेगा। इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म का ये फॉर्मूला हो गया, ये अपने पास एसीटोन का फॉर्मूला हो गया, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आता है और यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अपने पास ये क्या दिखाएगा, ऋणात्मक अनादर्श विलयन दिखाएगा। फिर नेक्स्ट है एसीटोन प्लस एनिलीन, नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। तो ये तो किसके एग्जाम्पल हो गए अपने पास, ऋणात्मक अनादर्श विलयन के। अब आते हैं हम धनात्मक अनादर्श विलयन, जो अपने को याद करने हैं। धनात्मक अनादर्श विलयन का पहला एग्जाम्पल है मेथनॉल प्लस H2O। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एथेनॉल प्लस H2O। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एसीटोन प्लस H2O। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस मेथेनॉल। नेक्स्ट एसीटोन प्लस CH2 कार्बन डाई सल्फाइड। ये किसके एग्जाम्पल रहेंगे अपने धनात्मक अनादर्श विलयन के। तो ये वाले याद रखने हैं और आपको एक वाला ये वाला याद रखना है। बाकी आदर्श विलयन के लिए सबसे इजी है, सेम को सेम में मिक्स करो तो वो क्या बनता जाता है अपने पास, सेम को सेम में मिक्स करते जाएंगे तब अपने पास जो बनेगा वो बनेगा आदर्श विलयन। डिफरेंट को डिफरेंट में मिक्स करेंगे तब क्या बनेगा अपने पास, अनादर्श विलयन। और वो अनादर्श विलयन दो टाइप का था, धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन। ऋणात्मक अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है, एसिड के अंदर वाटर मिला दें, कोई भी एसिड के अंदर वाटर मिलाएं। जैसे हमने HCl के अंदर H2O मिलाया, H2SO4 के अंदर H2O मिलाया, तो क्या बना अपने पास, ऋणात्मक अनादर्श विलयन बना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखना है, वो याद रखना है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स करते हैं तो ऋणात्मक अनादर्श विलयन बनता है। उसका रीजन दिया जाए तो अपने पास रीजन क्या देते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका रीजन देते हैं। नेक्स्ट अपने पास एसीटोन और एनिलीन, एसीटोन और एनिलीन दोनों को मिक्स करते हैं तब ऋणात्मक अनादर्श विलयन। क्लोरोफॉर्म और बेंजीन दोनों को मिक्स करते हैं तो भी क्या बनता है, ऋणात्मक अनादर्श विलयन बनता है। धनात्मक अनादर्श विलयन के याद रखना, मेथनॉल के साथ में H2O लेना है, एथेनॉल के साथ में H2O लेना है, एसीटोन के साथ में H2O लेना है। वहाँ पर तो एसिड के साथ H2O लेना है, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या लेना है अपने को, H2O लेना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको हम पायरीन बोलते हैं, पायरीन के साथ मेथनॉल और एसीटोन के साथ में CH2 कार्बन डाई सल्फाइड। तो ये वाले अपने टॉपिक रह गए, वो कौन सा हो गया है, धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन का हो गया है। इसे लास्ट वाले चैप्टर में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने आदर्श विलयन के बारे में। अब इसके बाद इस टॉपिक को खत्म होने के बाद एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म हम किसको कहते हैं, तो अणुसंख्यक गुणधर्म को हो गया विलयन के वे गुण जो विलय की मात्रा व विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके रासायनिक संगठन व प्रकृति पर निर्भर नहीं करता,
उसे हम क्या कहते हैं, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो नेक्स्ट अपना है अणुसंख्यक गुणधर्म। डेफिनेशन में लिखना है विलयन के वे गुण जो विलय की मात्रा व उसके कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति व रासायनिक संगठन पर निर्भर नहीं करता, उसे विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो अपने पास अणुसंख्यक गुणधर्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, विलयन के वे गुण जो विलय की मात्रा और उसके कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति और रासायनिक संगठन पर निर्भर करें, ऐसे गुणों को हम क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ अणुसंख्यक गुणधर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई विलय के कणों की संख्या, यानी कि विलय के कणों की संख्या के क्या होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। विलय के कणों की संख्या बढ़ती जाएगी, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अणुसंख्यक गुणधर्म को हम 4 प्रकार से पढ़ते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म से सबसे खास बात जो होती है, क्या काम में लेते हैं हम, वो ये है विलय का अणुभार ज्ञात किया जाता है। विलय का अणुभार ज्ञात करने के लिए तो विलय का अणुभार अगर अपने को ज्ञात करना है तो हम किसको काम में लेते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्मों को काम में लेते हैं। और अणुसंख्यक गुणधर्म हम 4 तरीके से पढ़ते हैं। पहला जो आता है वो आता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को हम क्या बोलते हैं, कमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हिमांक अवनमन। उन्नयन का मतलब क्या है यहाँ पर, वृद्धि, यानी कि क्वथनांक में वृद्धि, हिमांक अवनमन यानी कि हिमांक में कमी। और लास्ट वाला जो आता है चौथा, वो आता है प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने पास किसी विलय का अणुभार ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा अपने पास क्या है, विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति व रासायनिक संगठन पर निर्भर करें, ऐसे गुणों को हम क्या कहते हैं, विलय के अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। विलय के अणुसंख्यक गुणधर्मों द्वारा विलय के अणुभार ज्ञात किया जाता है। और अपने अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से होंगे, 4 होंगे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्रासरण दाब। हम इन चारों के बारे में क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है अपना, वो आता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे,